जय हिंद दोस्तों कोरोना वायरस का प्रकोप और उसके बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस दुनिया भर में बिल्कुल फैली हुई है, उसकी वजह से दुनिया जो है वह युद्धों के भी नज़दीक आती जा रही है। और मैं आपको डाटा सहित बताता हूँ, हमने पिछली बार जो फर्स्ट वेव आई थी तब दुनिया भर में युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति को अपनी आंखों के सामने देखा। जैसे हमने हमारी और चाइना की सीमा पर युद्ध जैसा तनाव देखा, जो अभी तक भी पूरी तरह से सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। अभी भी कहीं ना कहीं ट्रूप्स जो हैं वह उन एरियाज में हैं और स्थिति उस समय जो थी वो वॉर लाइक स्थिति बिल्कुल थी। उसी प्रकार से हमने देखा कि बीचम बीच बिल्कुल जब दुनिया में संकट गहराया हुआ था कोरोना वायरस का, उस समय अजरबैजान और आर्मेनिया की जो लड़ाई होती है वह यूरेशियन रीजन में होती है और नगोर्नो काराबाह का जो छोटा सा एरिया है, आप ये मान के चलें कि वो हरियाणा के 1/3 से भी और भी कम है। इतना छोटा क्षेत्र है, उसके लिए जो हमने जंग देखी और कितनी कैजुअलिटीज हुई वो देखी। हमने यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर होती हुई देखी, जो आज भी चल रही है। हमने उस समय देखा कि कोरोना से प्रताड़ित और पीड़ित इटली ऑलमोस्ट यूरोपियन यूनियन को छोड़कर बाहर निकलने की कगार पर आ गया था। हमने यह भी देखा कि इवन इंटरनल पॉलिटिक्स जो बहुत सारे देशों की थी वह इस समय कोरोना वायरस का लाभ उठा रही थी। हमने देखा किस प्रकार से हंगेरी के जो प्रेसिडेंट है विक्टर ऑर्बेन, उन्होंने किस तरह से कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के नाम पर इंटरनल इमरजेंसी लगा दी थी यूरोपियन यूनियन की कंट्री हंगेरी में। हमने देखा था कि किस प्रकार से तीसरे इलेक्शन के बाद भी जब इजराइल में किसी प्रकार की सरकार नहीं बन पा रही थी, तब लिकुद पार्टी और ब्लू एंड व्हाइट पार्टी जो कि एक दूसरे के खिलाफ, जैसे कांग्रेस और बीजेपी है भारत में, उस तरह से चुनाव लड़ी थी। और उन दोनों ने मिलकर एक संयुक्त सरकार बना ली थी जो इतनी कमजोर थी कि कुछ ही महीने में वह सरकार गिर गई, क्योंकि बजट जो था वह गिर गया था वहां का। और फिर वापस चौथा इलेक्शन हुआ और अभी भी एक वैक्यूम है, किसी की भी सरकार नहीं बन पा रही है। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से राजनीति हमारे पड़ोसी देश नेपाल में हुई कोविड के दौरान और अभी भी चल रही है, जब प्राइम मिनिस्टर ओली जो हैं वह, हालांकि सर दिखता है कि अब वे अल्पमत में है, लेकिन जो विपक्ष था वह अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया। फिर उनको शायद 30 दिन का समय मिला है वापस से प्रधानमंत्री बन के कि अपना बहुमत सिद्ध करें। ये जब हो रहा है, जब नंबर्स वहां बढ़ते जा रहे हैं, तो हमने देखा कि ये फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में क्या हुआ। सेकेंड वेव के समय जब दुनिया के बहुत सारे हिस्से इंक्लूडिंग भारत अभी सेकेंड वेव की चपेट में है और भी देशों की आने की संभावनाएं हैं, तब हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में वॉर हो रही है। दूसरी एक और टेंशन यूरेशिया में जो शेप ले रही है, इसके विषय में ज्यादा बात नहीं हो रही कि वापस से अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में वातावरण गर्म हो रहा है। लेकिन ये 2-3 किलोमीटर का क्षेत्र है, इसलिए इतना नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि वॉर लाइक सिचुएशन होगी, लेकिन उसके ऊपर कोई नजर ज्यादा जा नहीं रही। वहीं भूटान, हमारे पड़ोस में जो भूटान है, वहां की टेरिटरी में एक पूरा के पूरा गांव बसा दिया चीन ने, जब दुनिया जो है वो कोविड से लड़ रही है। और उसके ऊपर भी ज्यादा दृष्टि किसी की फोकस नहीं हो रही, क्योंकि जो ज्यादा अट्रैक्टिव वॉर है वह मिडिल ईस्ट में चल रही है। इसलिए आर्मेनिया और अजरबैजान के ऊपर भी ज्यादा किसी की दृष्टि नहीं जा रही, ना चाइना जो भूटान में कर रहा है उसके ऊपर जा रही है। तो आप देखिए कि होता क्या है, जब दुनिया में कोई क्राइसिस होती है, चाहे वह किसी पैंडेमिक की स्थिति में हो, चाहे पॉलिटिकल स्थिति के कारण हो, चाहे आर्थिक स्थिति के कारण हो, तो बहुत से देश जो है उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होती है। कई बार यह भी होता है कि इंटरनल स्थिति इतनी खराब होती है कि उसकी वजह से पॉपुलेशन का भी दिमाग डाइवर्ट किया जाता है। आपने देखा कि विक्टर ऑर्बेन जो हंगेरी में किए, तो विक्टर ऑर्बेन क्या एक तरह से डेमोक्रेसी का वहां गला घोंट रहे थे इमरजेंसी लगाकर। फिर आप ये देखिए कि अभी भी जो ये वॉर हो रही है मिडिल ईस्ट में, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, बहुत से लोग उसको नहीं समझ रहे कि इसके अंदर भी चाइना किस तरह से अपनी दृष्टि गड़ाया हुआ है। आप इसका अभी का रिसेंट चाइना का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो स्टेटमेंट आया उसको सुनिए, आपको सब समझ आ जाएगा। तो चाइना कहीं ना कहीं वहां पर भी एक वैक्यूम की कोशिश कर रहा है कि वो वैक्यूम बने
वो वैक्यूम को चाइना जो है फुलफिल करे। क्योंकि हमने देखा कि ऑलरेडी कोरोना की वजह से और अमेरिकन सैंक्शन की वजह से जो ईरान की कमर टूट चुकी थी आर्थिक रूप से भी और मेडिकली भी, उसको 400 बिलियन यूएस डॉलर की जो उन्होंने उसके साथ संधि की चाइना ने, तो एक तरह से चाइना को अपने गिरफ्त में तो नहीं, चाइना ने गिरफ्त में तो नहीं लिया, लेकिन हाँ चाइना ने ईरान को अपने कैंप में ले लिया। अब ईरान का चाइनीज कैंप में जाना जो है ना, वो केवल एक कंट्री का जाना नहीं है, क्योंकि ईरान का जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है आप कह सकते हैं मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा है। चाहे आप कहें उसके प्रॉक्सीज की वजह से या उसके सपोर्टर्स की वजह से कम आधा दर्जन कंट्रीज को लेकर आता है, अपना वेटेज लेकर आता है। ईरान जिस फोल्ड में भी जाता है, चाहे वो अमेरिकन फोल्ड में किसी जमाने में था तो उस समय भी बहुत हद तक उसका इन्फ्लुएंस रहता था, लेकिन अब जब वह चाइनीज फोल्ड में जा रहा है, रशियन फोल्ड में ऑलरेडी है, तो भी उसका इन्फ्लुएंस है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से हालात परिवर्तित होते हैं। वो ये जो आधा दर्जन कंट्री है, मैं आपको नाम गिनाऊं इनका, खुद ईरान, फिर इराक, सीरिया, लेबनान, यमन का एक बहुत बड़ा पोर्शन, और यदि फ्यूचर का फिलिस्तीन बनता है, पैलेस्टाइन जिस प्रकार से भी बनता है, हो सकता है कि उसमें भी एक वैक्यूम बने और वह ईरान की तरफ शिफ्ट हो, ईरान की तरफ शिफ्ट हो तो हो सकता है चाइना की तरफ शिफ्ट हो। तो ये इतनी सारी जो कंट्रीज है ना, इनमें संसाधन युक्त भी हैं, तो चाइना को उनके संसाधन भी मिलते हैं। चाइना की जो महत्वाकांक्षी मल्टी बिलियन डॉलर या मल्टी ट्रिलियन डॉलर योजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, उसको सक्सेस करने में भी एक ग्राउंड मिलता है, प्लस अपनी जो हेजेमनी स्थापित करने में, चाहे वो इकोनॉमिक हेजेमनी हो या मिलिट्री हेजेमनी हो, ये सारी जगहें चाइना को एक खेलने की फील्ड देती हैं, बेटर प्लेइंग फील्ड देती हैं, और हो सकता है चाइना आगे चलकर यहाँ पर मिलिट्री बेसिस की तरह भी इनका उपयोग करे। तो ये जो वॉर चल रही है अभी मिडिल ईस्ट में खास तौर से, उसको बिल्कुल रोकना चाहिए, शांति स्थापित होना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा लाभ उठाएगा कोई। और आपका आज का बयान देख लीजिए चाइना का, जिस प्रकार से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आया है, वो साफ दर्शाता है कि चाइना की नीयत क्या है। क्योंकि अमेरिका जो है, ऐसा लगता है कि अमेरिका टू फ्रंट पे वॉर नहीं लड़ पाएगा। टू फ्रंट मतलब मिडिल ईस्ट, और दूसरा जो फ्रंट है वो इंडो पैसिफिक का है। और चाइना बड़ी चतुराई के साथ उन देशों को साथ रख रहा है, ईरान और ईरान से संबंधित जो देश हैं जहां ईरान का वेटेज है, क्योंकि ये दो देश हैं ये अमेरिका के खिलाफ ऑलरेडी कई दशकों से अपने खुद के संसाधनों से लड़ रहे हैं। तो चाइना को उधर ज्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका को तो वैसे ही स्पेंडिंग करनी होगी जो पिछले 2-3 दशक से मिडिल ईस्ट में करता आ रहा है। और जब वो ऐसा करता है तो फिर इंडो पैसिफिक पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो बाइडेन क्या रहे हैं, क्योंकि वो प्रोएक्टिव नहीं दिख रहे पीसफुल रिजोल्यूशन के लिए। देखिए, अंततोगत्वा पीसफुल रिजोल्यूशन तो होगा। हमने देखा कई बार फिलिस्तीन और इजराइल की जो जंग होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, वो कई दिनों तक चलती हैं। उसके बाद डेफिनेटली जो कैजुअलिटीज होती हैं वो पैलेस्टीनियन साइड पर ज्यादा होती है, इजरायली साइड पर कम होती हैं। दोनों अपने अपने जो डेड बॉडीज होती हैं उनको दफन कर देते हैं, अपने जो रबल होता है जमीन पर उसको साफ करते हैं, और लाइफ एज यूजुअल वापस चलने लग जाती है, और दोनों साइड वापस से एक नई जंग के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन अभी जो है एक दैत्य बैठा हुआ है, गिद्ध बैठा हुआ है, जो उन मरी हुई बॉडीज को खाने की कोशिश करेगा, वो है चाइना। तो जल्दी से जल्दी पीसफुल रिजोल्यूशन हो जाए स्थिति का, कि चाइना ताकि जो स्थिति परिस्थितियां हैं उसका मिसयूज नहीं कर पाए। क्योंकि चाइना चाहेगा कि अमेरिकन संसाधन, अमेरिका ने बीच में कोशिश की थी, उसने ऑलरेडी अपनी डेडलाइन फिक्स कर ली है कि अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स कब विड्रॉ करना है। बीच में सऊदी से भी जो उनकी पेट्रियट बैटरीज थी उनको विड्रॉ करना शुरू किया था। ये सब इसीलिए हो रहा था ताकि इन सब संसाधनों को यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट कर सके इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, विशेषकर साउथ चाइना सी में। तो चाइना चाहेगा कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट जो है वो मिडिल ईस्ट में लगा रहे, ताकि उसको ज्यादा प्ले फील्ड मिले इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में, और वहां पर ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सके। तो ये कोल्ड वॉर जो है ना, इसको बहुत सारे दृष्टिकोण से देखना होगा। और मुझे नहीं दिख रहा कि जो बाइडेन जो हैं अभी इतना ज्यादा सोच पा रहे हैं, इतनी डेप्थ में जा पा रहे हैं कि अमेरिका का और अमेरिका के अलायंस का, जिसमें हम अलाय नहीं है लेकिन हम पार्टनर हैं, अमेरिका, अमेरिकन अलायंस और अमेरिकन पार्टनर्स का नुकसान किस में है और लाभ किस में है। कैसे भी चीन को रोकना होगा कि वह मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा पाए, वरना इंडो पैसिफिक में
अमेरिका को नुकसान होगा। संसाधन इतना अमेरिका मुझे नहीं दिखता कि बराबर संसाधन मिडिल ईस्ट में भी लगा सकता है और उतने ही संसाधन इंडो पैसिफिक में लगा सकता है। और चाइना के लिए इंडो पैसिफिक जो है उसके घर के आसपास का क्षेत्र है। मिडिल ईस्ट में जो ईरान और उसके जो अलाइज हैं ईरान के, वो ऑलरेडी लड़ रहे हैं, तो चाइना को उधर केवल अपना एक मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देना है और उनसे रॉ मटेरियल भी एक्सपेक्ट करना है ताकि वहां जो लगाएगा वहीं से कमा लेगा और यहां पर पूरा केंद्रित करेगा। तो जरूरी है कि इस जंग को जल्दी से जल्दी रोका जाए। जो लोग मुझे, जो मित्र यूएस या यूके में देख रहे हैं, बहुत सारे देखते हैं, उनसे भी कहूंगा कि अपने जो कांग्रेसमैन, कांग्रेस वीमेन, सेनेटर्स, आपके हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनको लिखें, उनको बताएं कि चीन की गिद्ध दृष्टि जो है वो मिडिल ईस्ट में वेस्टर्न पावर्स को ऑक्यूपाई रखने की है ताकि चाइना जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। जय हिंद, जय भारत।